तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल लक्ष्य बोर्ड एग्जाम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10th मैथ के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं। और ये सभी के सभी जो प्रश्न हैं या चैप्टर नंबर 1 के हैं, यानी कि वास्तविक संख्याएं चैप्टर से जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये लिए गए हैं। और अगर आप केवल इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं, केवल इतना आप करके जाते हैं पेपर देने, तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो वीडियो को पूरा देखिएगा। केवल मैं आप लोगों को 7 क्वेश्चन बताऊंगा और ये 7 प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप केवल इतना पढ़ करके जाएंगे तब भी आप आसानी से अच्छे नंबर लेकर के आएंगे। इसके अलावा आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है, केवल यही प्रश्न आपको क्या कर लेने हैं, तैयार कर लेने हैं। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है, तो पहला प्रश्न पूछा गया है कि 1656 तथा 4025 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। कभी कभी एल्गोरिथम की जगह पे प्रमेयिका भी आता है, तो दोनों सेम होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहे या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहे, तो हमें क्या करना है, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है। और इस प्रकार का क्वेश्चन हर बार पेपर में पूछा ही जाता है। तो कैसे आपको लिखना है, किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 1656 और 4025 का हमें क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो कैसे इसको हल करेंगे, तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 1625 और दूसरी संख्या क्या है, तो 1600 कितना था, 56 था ना, 1656 और दूसरी जो संख्या है वह कितना है, तो 4025 है। तो दूसरी जो संख्या दी गई है वह है 4025। इन दोनों का हमें क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो कैसे आप इसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले आपको लिखना है कि जो 1656 है यह छोटा है, किससे छोटा है, 4025 से छोटा है। मैं आपको लिखने का भी तरीका बता रहा हूं, ऐसे ही आपको पेपर में लिखना है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले 1656 से 4025 में भाग देना है। ठीक है, तो एक तरफ क्या दे दीजिएगा, यहाँ पे भाग दे दीजिएगा। जैसे आप पिछले क्लास में पढ़े होंगे 5 में 6 में मसा करके आता था। ठीक है, तो जैसे भाग दे करके लास्ट तक जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता है तब तक हम क्या करते हैं, भाग देते जाते हैं। वही काम यहाँ पर भी करना है। तो 1656 से क्या करना है, डिवाइड करना है किसको, 4025 को। कितने बार में जाएगा, तो 2 बार में जाएगा। 2 छक्का 12, 2 5 10 1 11, 2 छक्का 12 1 13 होगा, और 2 1 कम 2 1 कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। अगर यहां से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 3, यहाँ पे मिलेगा 1, और फिर क्या मिलेगा, 10 में से 3 जाएगा, मिलेगा 7, और ये कुछ नहीं बचेगा यहाँ पे। फिर 713 से किस में भाग देना है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, यानी 1656 में भाग देना है। तो कितने बार में जाएगा, 7 दूना 14, लगभग 2 बार में जाएगा। तो 2 3 6, 2 1 कम 2, और 2 7 कितना हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा। फिर से घटाएंगे तो 6 में से 6 जाएगा 0, 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, यहाँ पे बचेगा कितना, 2, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर 230 बच गया। अब फिर से ऐसे करेंगे, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो 713 लिखेंगे। कितने बार में जाएगा, तो 3 बार में चला जाएगा, 3 दूना 6, 4 बार में 8 हो जाएगा। तो 0, फिर 9 मिलेगा, फिर 3 दूना 6 मिलेगा, यानी 6 मिलेगा। यहाँ से बचेगा 3, और यहाँ से बचेगा 2, ये फिर से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, 23 बचा, इसको इधर लिख लेते हैं। फिर 23 से हम किस में भाग देंगे, तो 230 में भाग देंगे। कितने बार में जाएगा, तो 1 बार में जाएगा, और यहाँ से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ऊपर से 0 उतरेगा, भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पे कितना बढ़ा देंगे, तो 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, तो शेषफल यहाँ पे 0 आ गया। ये आप करना जानते होंगे, अगर नहीं भी जानते तो कुछ करना है नहीं, बस भाग देते चलना है। जो शेषफल आएगा फिर उससे भाग देना है, जिससे पहले वाले से जिससे भाग दिए थे, फिर उसमें भाग देना है। फिर शेषफल आएगा, फिर उसके पहले वाले को लिखना है। फिर वैसे ही भाग देते देते लास्ट में जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता है तब तक आपको क्या करना है, यहाँ पर भाग देते रहना है। अब जैसे ही शेषफल 0 आ जाएगा तब आपको क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके जिस तरीके से लिखा जाता है एचसीएफ को, वैसे आपको क्या करना है, लिखना है। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे, ये देखिए भाग आप रफ कार्य भी कर सकते हैं। ये जो भाग है ये रफ कार्य में भी कर सकते हैं, तो पेपर में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहां से लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड, ठीक है, क्या हो जाएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब जैसे यहां पर आपने भाग दिया है उसी को क्या करना है, यहां पर लिखना है। एक फार्मूले पर इसको क्या करना है, लिखना है। क्या फार्मूला होता है, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इसी पे लिखते रहना है। भाज्य का मतलब जिसमें भाग दिया जाता है, भाजक का मतलब जिससे भाग दिया जाता है, भागफल का मतलब जितना यहाँ पे मिलता है, ठीक है, अशेषफल का मतलब जो नीचे घटाने पर बचता है। तो भाज्य बराबर होता है, तो पहले वाले में भाज्य कितना है, तो 4025 है। तो 4025 लिखेंगे
बराबर होगा किसके, भाजक। भाजक कितना है तो 1656 है, 1656 गुणे भागफल कितना है तो भागफल 2 है, अब प्लस शेषफल कितना है तो 713 है। ठीक है, तो अभी भी यहाँ पे शेषफल 0 नहीं आया है, लास्ट में 0 आया था ना, तो यहाँ पे शेषफल कितना है 713 है। तो यहाँ से अब एक लाइन लिखेंगे कि शेषफल जो है, ठीक है, शेषफल जो है वह 0 के बराबर नहीं है, यानी शेषफल नॉट इक्वल टू 0। फिर अब दूसरा वाला स्टेप लिखना है, तो दूसरे वाले में भाज्य क्या है तो 1656 है, तो फिर से यहां से लिखेंगे 1656 बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 713 गुणे 2 और प्लस 230, तो यहां से हो जाएगा 713 गुणे हो जाएगा 2 और प्लस कितना हो जाएगा 230 हो जाएगा। हर स्टेप का अलग अलग लिखते रहना है। यहां से फिर अभी भी शेषफल 0 नहीं है, तो लिखेंगे यहां से फिर से कि शेषफल जो है वह 0 के बराबर नहीं है। फिर तीसरा स्टेप लिखना है, तीसरे में भाज्य कितना है तो 713 है, तो फिर से 713 आगे आएगा, अब बराबर भाज्य गुणे भागफल 230 गुणे 3 अब प्लस में कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, तो 230 गुणे 3 हो जाएगा, अब प्लस में हो गया 23। अभी भी शेषफल 0 नहीं है, तो फिर से लिखेंगे कि शेषफल जो है वह 0 के बराबर नहीं है, यानी शेषफल नॉट इक्वल टू 0। फिर अगली स्टेप में क्या है कि कौन सा भाजक है 230 है ना, भाज्य जो है वह 230 है, तो 230 बराबर हो जाएगा किसके 23 गुणे 10 और प्लस शेषफल कितना है तो 0 है, तो यहाँ से हो जाएगा 23 इंटू में हो जाएगा 10 और प्लस 0। अब देखिए जो शेषफल है वह 0 आ चुका है, तो अब यहाँ से नीचे लिख देंगे कि शेषफल जो है वह 0 के बराबर आ गया। तो इतना लिखने के बाद जब शेषफल 0 के बराबर आ जाता है, तो जो पहले स्टेप यानी यहाँ पर लिखा होता है वही क्या होता है एचसीएफ होता है, यानी इसका एचसीएफ कितना आ गया, तो एचसीएफ अगर कोई पूछेगा तो कहेंगे कि सर एचसीएफ जो है वह 23 है, और ये इसका क्या हो जाएगा तो उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही आपको पेपर में लिखना है, सबसे पहले भाग देना है, भाग देने के बाद इस तरीके से आपको क्या करना है लिख देना है, 4 से 5 स्टेप में खत्म हो जाता है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है। तो एचसीएफ क्या होगा, लास्ट में जब शेषफल 0 आ जाता है तो पहले जगह पे जो लिखा होता है वही क्या होता है एचसीएफ होता है, तो एचसीएफ जो हो गया वो 23 हो गया। तो जो क्वेश्चन है यह 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, देख लीजिए फिर से कैसे मैंने इसको किया है, और इस क्वेश्चन पे आधारित कम से कम 2-3 प्रश्न आपको कर लेना है, जिससे आपका प्रैक्टिस हो जाए, और अगर यहाँ पे अंक चेंज भी कर देता है तो आप उस प्रश्न को आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों दूसरा जो क्वेश्चन है यह क्या है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2053 और 967 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 और 7 प्राप्त हो। तो इस प्रकार का भी क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा गया है। तो कैसे करना है इसको, तो जो संख्या दिया है सबसे पहले उसमें से ये जो शेषफल दिया गया उसको घटा देना है, और घटाने के बाद जो संख्या मिलेगा उसका एचसीएफ ज्ञात कर लेना है, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन बताया था। ठीक है, तो जो एचसीएफ निकल करके आएगा वही क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो कैसे करेंगे इसको, तो संख्या क्या दिया गया 2053 और 967, और घटाना क्या है तो 5 और 7 इसमें से माइनस करना है। तो लिखेंगे यहाँ पे कि शेषफलों को घटाने पर प्राप्त संख्याएं, ठीक है, क्या हो जाएगा शेषफलों को घटाने पर प्राप्त संख्या। तो संख्या कितना था, पहली जो संख्या है वह है 2053, और 2053 में से अगर हम 5 घटा देंगे तो कितना मिलेगा तो 2048 मिलेगा। दूसरी संख्या कितना है 967, और 967 में से अगर हम 7 घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा तो 960 मिल जाएगा। अब सबसे पहले इसको हम भाग देते हैं और फिर उसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के जैसा लिख देंगे। तो अगर हम 960 से भाग देंगे किसमें 2048 में, कितने बार में जाएगा तो 2 बार में ले जाते हैं, 0 2 6 12 2 9 18 कितना हो जाएगा तो 19 हो जाएगा। 8 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 2 बचेगा, और 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा। फिर क्या करेंगे 960 इधर आ जाएगा, फिर भाग देंगे, कितने बार में जाएगा 9 बार में ले जाएंगे, अधिक हो जाएगा। 8 बार में भी अधिक ही हो जाएगा क्योंकि 64 4 होगा, 8 दूना के 16 और 16 6 22, 8 कम 10 हो जाएगा, नहीं जाएगा। अगर हम 7 बार में ले जाते हैं, 7 वाटे 56, 7 दूना 14, 14 5 कितना होगा 19 के 9 और 7 एकम 7 1 8, 7 बार में चला जाएगा। तो 7 बार में ले जाएंगे तो 7 वाटे हो जाएगा 56, हासिल कितना 5, 2 7 14, 14 5 कितना होता है 19 यानी कि 9, हासिल 1 और 7 एकम 7 1 कितना हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। 800 कितना हो गया 96, 10 में से 6 जाएगा 4, 15 में से 9 जाएगा 7 और ये कैंसिल। अब 74 में भाग किसे देना है तो 128 से, ठीक है देख लेते हैं, सही है ना। 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा 15, 15 में से अगर 9 जाएगा तो कितना होगा 6 बचेगा, सॉरी यहाँ पे 7 नहीं रहेगा 6 रहेगा। अब कितने बार में जाएगा ये तो देखते हैं कितने बार में जाएगा, 2 चौके 2 बार में ही चला जाएगा, कितना हो गया 64,
64 दूना कितना होता है 128, और शेषफल कितना आ गया तो 0 आ गया। ठीक है, तो शेषफल अगर 0 आ गया तो इसको अब क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के जैसा लिख देना है। क्या लिखेंगे कि जो 960 है यह छोटा है किससे, 2048 से, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, तो सबसे पहले भाज्य क्या है, तो 2048 है, तो 2048 बराबर हो जाएगा किसके, 960 इंटू में 2 और प्लस कितना हो जाएगा तो 128 हो जाएगा। तो क्या अभी शेषफल 0 है, तो शेषफल 0 नहीं है, तो लिखेंगे यहाँ पे कि शेष जो है वह 0 के बराबर नहीं है। दूसरे स्टेप में भाज्य कितना है, तो 960 है, तो 960 बराबर हो जाएगा 128 इंटू में कितना हो जाएगा 7 और प्लस में कितना है तो 64 है। अभी भी शेषफल नहीं है, तो लिखेंगे शेष जो है वह 0 के बराबर नहीं है। फिर तीसरे स्टेप में क्या है, तो 128 आगे आ जाएगा और 128 बराबर कितना हो जाएगा तो 64 इंटू में हो जाएगा 2 और प्लस शेषफल कितना आ गया तो 0। अब कहेंगे कि शेषफल जो है वो कितना आ गया, 0 के बराबर आ गया। और जब शेषफल 0 के बराबर आ जाता है तो यहाँ पे जो होता है वही क्या होता है, एचसीएफ। तो यहाँ से एचसीएफ इसका कितना आ जाएगा, तो एचसीएफ बराबर आ जाएगा 64। और यही क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या है। यही पूछा था ना कि सबसे बड़ी संख्या बताइए कौन सा होगा, तो यही हो जाएगा, यानी कि 64 जो है यह सबसे बड़ी संख्या है। तो इस क्वेश्चन में भी क्या करना है, सबसे पहले शेषफल को घटाना है, घटाने के बाद आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात कर देना है, और जितना एचसीएफ आएगा वही सबसे बड़ी संख्या होगा। तो दोनों क्वेश्चन सेम प्रकार का था और ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है वह है कि संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पेपर में आया हुआ है और इस प्रकार का भी क्वेश्चन आता है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये रिपीट होता रहता है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से देख लेते हैं तो ज्यादातर चांस है कि यही प्रश्न आपके भी पेपर में आ जाए। तो 6, 72 और 120 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग संख्याओं का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड कितना होता है, तो 2 गुणे 3 होता है। ठीक है, अब 72 का अगर अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो कितना होगा, तो ऐसे तो नहीं पता है, तो हम क्या करते हैं, निकालते हैं 72 का अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ से अगर हम 72 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से जाएगा 36 बार में, फिर 2 से जाएगा 18 बार में, 2 से जाएगा 9 बार में, फिर 3 बचेगा, यानी कि 3 1। 3 बार 2 है और 2 बार 3 है, तो इसको क्या करना है, घात के रूप में लिखना है, यानी 2 के पावर 3 लिख सकते हैं और 3 के पावर कितना लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। 2 के पावर 3 का मतलब 2 3 बार है और 3 के पावर 2 का मतलब 3 2 बार है। तीसरी संख्या क्या है, तो 120 है। तो 120 का भी क्या करते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। तो अगर 120 का गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 2 से ले जाएंगे 60 आएगा। ठीक है, फिर 2 से ले जाएंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा, फिर 2 से जाएगा 15 आएगा, 3 से जाएगा 5 आएगा और 5 से जाएगा 1 आएगा। 2 जो है वह 3 बार है और 1 बार 3 है और 1 बार 5 है। तो यहाँ से लिखेंगे 2 के पावर 3 गुणे 3 हो जाएगा और गुणे 5 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है इनका प्रयोग करके। तो एचसीएफ कैसे ज्ञात करोगे, देखिए बहुत आसान है। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए इसमें से हम वो संख्या लेते हैं जो सब में उपस्थित हो। ठीक है, एचसीएफ के लिए कोई भी संख्या हो, अगर जितना का भी अभाज्य गुणनखंड निकाला गया है अगर वो सभी में उपस्थित है तो उसका सबसे मिनिमम घात लिया जाता है, यानी सबसे कम घात वाला जो संख्या जिसमें होगा वही क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो पहले हम 2 को देखते हैं, क्या 2 सभी में है, तो 2 6 में भी है, 2 72 में भी है और 2 120 में भी है। तो यह एचसीएफ निकलने के लिए एलिजिबल है। आप देखेंगे 2 जो है सबसे कम बार किसमें है, तो 2 जो सबसे कम बार है वह 6 में है, और कितना बार है, तो 1 बार है, तो लिख देंगे 2 गुणे। ठीक है, अगली संख्या देखते हैं 3 क्या सब में है, तो 6 में भी है, 72 में भी है, 120 में भी है। ठीक है, एचसीएफ निकलने के लिए एलिजिबल है। अब 3 सबसे कम बार किसमें है, तो 6 में भी 1 बार है, 120 में भी 1 बार है, तो कितना बार लेंगे, केवल 1 बार लेंगे। अब 5 को देखते हैं, क्या 5 सब में है, तो 5 केवल 120 में है, तो इसका तो एचसीएफ निकालने के लिए ये एलिजिबल ही नहीं है, तो ये एचसीएफ में नहीं आएगा। तो एचसीएफ इसका कितना मिल जाएगा, 2 का 3 में गुणा कर देंगे तो 6 आ जाएगा और 6 क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, निकालने आया एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, एचसीएफ के लिए वो संख्या सब में होना चाहिए और अगर सब में है तो सबसे कम बार जिसमें रहेगा वही एचसीएफ होगा। अब एलसीएम कैसे निकाला जाता है,
तो एलसीएम निकालने के लिए चाहे वह संख्या किसी में हो, एक में हो या दो में हो या सभी में हो, कोई मतलब नहीं है, उसका सबसे बड़ा घात जिसमें रहेगा वही संख्या लेंगे। तो 2 का सबसे बड़ा घात कितना है, तो 2 के पावर 3 है, तो 2 के पावर 3 ले लेंगे। 3 का सबसे बड़ा घात कितना है, तो 3 के पावर 2 है, तो 3 के पावर 2 ले लेंगे। 5 का सबसे बड़ा घात कितना है, तो 5 अकेले है, तो अपने आप में सबसे बड़ा ही होगा, तो 5 अकेले ही रहेगा। 2 का 3 बार गुणा करेंगे 8 मिलेगा, 3 का 2 बार करेंगे 9 मिलेगा, यहाँ से कितना है 5 है। कितना होगा 5 वाटी 40, 40 का 9 में करेंगे तो 4 9 36, यानी इसका जो एलसीएम है वह कितना आ जाएगा, तो 360 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही करना है। एचसीएफ का मतलब सबसे कम घात, एलसीएम का मतलब सबसे ज्यादा घात, तो 360 एलसीएम हो जाएगा और 6 जो है वह एचसीएफ हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन क्या है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी एचसीएफ जो है वो तो अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है, दो संख्या दिया गया 96 और 404। ठीक है, तो 96 का अगर हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो कितना होगा, तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो 96 का करेंगे, 2 से जाएगा 2 चौके 8, 2 8 16, फिर 2 से जाएगा 2 दूना 4, 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से जाएगा 2 छक्का 12, फिर 2 से जाएगा 3 बार में, और 3 कितने हैं, तो 1 बार है। यानी 1 2 3 4 5 बार 2 है और 1 बार क्या है, तो 3 है। तो 2 के पावर हो जाएगा 5 और गुणे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब फिर किसका निकालना है, 404 का निकालना है। तो अगर हम 404 का निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 404 का अगर निकालते हैं तो सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 दूना 4 0, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 एकम 2 0, 2 एकम 2, 101 किसी से नहीं कटता है तो यह 101 से ही कटेगा। तो 2 के पावर 2 गुणे कितना हो जाएगा, तो 101 हो जाएगा। तो ये हो गया 101। ठीक है, तो 96 का भी निकल गया, 404 का भी निकल गया। अब हमें इसमें ज्ञात क्या करना था, तो एचसीएफ ज्ञात करना था। एचसीएफ हमने बताया कैसे निकलेगा। तो एचसीएफ के लिए सबसे पहले उस संख्या को सब में होना चाहिए, यानी एलिजिबल होना चाहिए। तो 2 का देखते क्या, 2 दोनों में उपस्थित है, तो हाँ दोनों में है। तो अगर दोनों में है तो सबसे कम बार जिसमें रहेगा वही एचसीएफ होगा। तो यहाँ पर 2 की पावर 5 है, यहाँ पर 2 की पावर 2 है, तो कितना यहाँ पर लेंगे, 2 की पावर 2 लेंगे। क्या 3 दोनों में है, नहीं है। क्या 101 दोनों में है, नहीं है। तो केवल 2 की पावर 2, यानी कि इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 4 क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि फिर इनका एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। अब देखिए बहुत बच्चे क्या करेंगे कि इसी का प्रयोग करके एलसीएम भी ज्ञात कर लेंगे, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि का ही। लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके एलसीएम ज्ञात करना है। अब इसका एलसीएम ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे। तो फार्मूला होता है कि एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। यानी मान लेते हैं पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है। संख्या का मतलब जो 96 और 104 है ना, वही है ए गुणे बी। अब एचसीएफ हमने ज्ञात कर लिया है, कितना है, 4 है, और एलसीएम हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। बराबर कितना, ए का मान कितना दिया है, 96, अब बी का मान कितना दिया है, तो 404 दिया है। तो यहाँ से एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 96 गुणे 404, अब बटे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। अगर काटेंगे तो मिलेगा 101, तो एलसीएम बराबर कितना हो गया, बराबर 96। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए हमने फार्मूले से इसलिए ज्ञात किया क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं कहा था कि आपको अभाज्य गुणनखंड विधि का ही प्रयोग करके एलसीएम ही भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, फार्मूले से ज्ञात करना होगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। 65 और 117 के एचसीएफ को 65m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही अभाज्य गुणनखंड विधि के प्रयोग से 65 और 117 का एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन जो है वह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, यानी कि 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। तो इस प्रश्न को जरूर तैयार कर लीजिएगा। कैसे लगाना है, तो सबसे पहले इसमें पूछा है कि 65 और 117 के एचसीएफ को इस रूप में लिखा गया है, यानी इसके बराबर लिखा गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 65 और 117 का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। ठीक है, क्या ज्ञात करेंगे, सबसे पहले 65 और 117 का एचसीएफ। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हम क्या करते हैं, 65 और 117 का एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि कहा थोड़ी गया है कि कैसे ज्ञात करना है। तो 65 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा, 5 गुणे 13 हो जाएगा ना। ठीक है, और कितना था, तो 117 था। 117 का अगर गुणनखंड करेंगे तो 3 से जाएगा, कितना बचेगा, कर लेते हैं एक बार। तो यहां से अगर हम 117 का करते हैं तो 3 से अगर ले जाते हैं तो 3 से जाएगा
3 3 के 9, बचेगा कितना 2, 3 9 27, 39, फिर 3 से जाएगा तो बचेगा 13, और फिर 13 से जाएगा तो बचेगा 1। 3 जो है वह 2 बार है और 13 जो है वह 1 बार है, गुणे कितना हो जाएगा 13। और हमें पता है घात के रूप में लिखा जाता है, तो 117 बराबर हो जाएगा 3 के पावर 2, गुणे कितना हो गया तो 13 हो गया। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, तो एचसीएफ जो होता है सबसे पहले वो संख्या सब में एलिजिबल यानी कि उपस्थित होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 5 65 में है लेकिन 5 117 में नहीं है, 13 65 में है, 13 117 में है, तो 13 को क्या करेंगे लिख लेंगे। 3 117 में है लेकिन 3 65 में नहीं है, तो इसका एचसीएफ केवल कितना हो जाएगा तो 13 हो जाएगा। ठीक है, अब यही जो 13 है यह किसके बराबर है, तो 65 यम माइनस 117 के बराबर है। इसके रूप में लिखा गया मतलब इसके बराबर है, तो यहां से हम क्या करेंगे यम का मान ज्ञात कर लेंगे। तो 65 यम बराबर क्या हो जाएगा, तो 13 और 117 उधर जाएगा तो प्लस का कितना हो जाएगा 117, तो 65 यम बराबर यहां से मिल जाएगा 130। तो यहां से अगर यम का हम मान निकालें तो बराबर हो जाएगा 130 और बटे कितना हो गया 65। और इसको अगर हल करेंगे तो यम का मान कितना निकल करके आएगा, तो 65 दूना होता है 130, तो यम का मान आ गया 2। तो ये क्या हो जाएगा यम का मान हो जाएगा। अब आगे हमसे पूछा है कि साथ ही अभाज्य गुणनखंड विधि के प्रयोग से 65 और 117 का एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ पर हमने एचसीएफ ज्ञात किया है, इसका क्या करना है एलसीएम भी ज्ञात करना है। तो ज्ञात कर लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, तो सबसे बड़ी घात लेना होता है। जैसे 65 में 5 है, 117 में 5 नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है। 5 की सबसे बड़ी घात क्या है, तो 5 अकेले है, तो अपने आप में क्या होगा सबसे बड़ा होगा। फिर यहाँ पर देखिए 3 की सबसे बड़ी घात क्या है, तो 3 के पावर 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 के पावर 2। और 13 की सबसे बड़ी घात क्या है, तो 13 एक बार है, तो गुणे कितना हो जाएगा तो 13 हो जाएगा। तो यहां से अगर एलसीएम निकालें तो बराबर हो जाएगा 5 गुणे 3 का करेंगे 9 होगा, इनटू में कितना हो जाएगा 13, इतने का गुणा कर देंगे तो यही क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही करना है। ये क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। अब जरूरी नहीं है कि करड़ी में 3 ही है, करड़ी में 2 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है। तो सबको लगाने का तरीका जो है वह क्या रहेगा सेम रहेगा। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा। तो करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हम कैसे प्रूव करेंगे। तो यहां से हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे कि माना करड़ी में 3 क्या है एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या कर लेंगे मान लेंगे कि माना करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, ऐसे ही लिखना है। अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए कहा है, लेकिन हम इसको मानेंगे कि करड़ी में 3 क्या है परिमेय संख्या है, और लास्ट में हम इस कथन को गलत साबित कर देंगे। जब करड़ी में 3 परिमेय संख्या होगा तो हम ये लिख सकते हैं कि करड़ी में 3 जो होगा ये बराबर किसके होगा, पी बटे क्यू के बराबर होगा, क्योंकि परिमेय संख्या है तो पी बटे क्यू के ही बराबर होगा। जहां पी तथा क्यू क्या है, तो पूर्णांक है। ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, जहां पी कामा क्यू जो है वह क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है। और क्यू जो होता है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जहां पी तथा क्यू पूर्णांक है और क्यू जो होगा वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब यहां से क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, का वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करने पर। तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इधर किसका वर्ग हो जाएगा, तो करड़ी में 3 का वर्ग हो जाएगा, और इधर किसका वर्ग हो जाएगा, पी बटे क्यू का वर्ग हो जाएगा। तो करड़ी में अगर हम 3 का वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा, तो करड़ी का वर्ग करने पर करड़ी हट जाता है तो 3 केवल मिलेगा, बराबर पी का वर्ग करेंगे तो पी स्क्वायर हो जाएगा, और बटे क्यू का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से अगर हम क्यू स्क्वायर को इधर लाएं तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, तो बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर बटे 3 हो जाएगा, होगा कि नहीं, क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर बटे 3। अब यहां पर आपको क्या करना है कि यहां पर लिखना है, देखिए पी स्क्वायर बटे 3 का मतलब है कि पी स्क्वायर 3 से क्या होगा, विभाजित होगा। तो लिखेंगे यहां से, चूंकि पी स्क्वायर जो है वह क्या है, 3 से विभाज्य है। ठीक है, पी स्क्वायर जो है वह 3 से क्या है, विभाज्य है, क्योंकि बटे में है तो विभाज्य है। जब पी स्क्वायर 3 से विभाज्य है तब लिखेंगे पी भी, ठीक है, पी भी 3 से क्या होगा, विभाज्य होगा, पी भी 3 से विभाज्य होगा। अब देखिए
पी स्क्वायर जब विभाज्य है तो पी भी क्यों 3 से विभाज्य होगा। इसका ये मतलब है जैसे हम लिखते हैं कि 4 का वर्ग जो है वह 4 से क्या होगा, कट जाएगा। तो अगर हम केवल 4 लेते हैं तो 4 भी 4 से क्या होगा, विभाजित ही होगा। अगर किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से कट रही है तो वह संख्या भी उस संख्या से क्या होगा, विभाजित होगा, यानी कटेगा। तो पी भी क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, अब यहां से लिख देंगे कि मान लेते हैं कि माना पी बराबर जो हो जाएगा वो पी बराबर लिख देंगे 3c लिख देंगे। ठीक है, अगर करड़ी में 2 आएगा तो वहां पे क्या मिलेगा कि पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, अतः पी भी 2 से विभाज्य होगा। तो वहां पर लिखेंगे माना p बराबर 2c हो जाएगा, 5 रहेगा तो 5c हो जाएगा, 7 रहेगा तो 7c हो जाएगा। ये लगाने का तरीका है। ठीक है, तो p बराबर कितना मिलेगा, 3c मिल जाएगा। अब p का मान क्या करते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। तो q स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा, p स्क्वायर का p का मान कितना, 3c। तो 3c का स्क्वायर अब बटे कितना है, तो 3 है। 3c का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 9c स्क्वायर, अब बटे कितना मिल जाएगा, 3। इसको काटेंगे 3 बार में कटेगा तो यहां से मिलेगा q स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर, ये मिलेगा। तो c स्क्वायर बराबर कितना मिल जाएगा, c स्क्वायर बराबर मिल जाएगा q स्क्वायर बटा के 3 मिल जाएगा। अब देखिए सेम वही चीज यहां पर भी लिखेंगे, q स्क्वायर बटे 3 का मतलब क्या है कि q स्क्वायर क्या है, 3 से विभाज्य है ना। q स्क्वायर जो है यह 3 से विभाज्य है, तो लिखेंगे q स्क्वायर 3 से विभाज्य है। और जब q स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो q भी क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा। q भी 3 से विभाज्य होगा, क्योंकि किसी संख्या का वर्ग अगर किसी संख्या से कट रहा है तो वह संख्या भी उससे विभाजित ही होगा। अतः q भी 3 से क्या है, विभाज्य है। अब आप ही बताइए कि p भी 3 से विभाज्य है और q भी 3 से विभाज्य है। इसका मतलब क्या है कि p और q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 हम मान सकते हैं। उभयनिष्ठ का मतलब कि p भी 3 से कट रहा है और q भी 3 से कट रहा है। इसका मतलब p और q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, तो 3 है। लेकिन हमने यहाँ पर माना था p तथा q पूर्णांक हैं। एक लाइन और लिख दीजिएगा यहाँ पे, तथा p और q जो हैं यह सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्या का मतलब होता है जिनका गुणनखंड कितना हो, तो 1 हो। ये जरूर लिख दीजिएगा कोष्टक में कि तथा p और q सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब हमने माना था कि p और q सहअभाज्य संख्याएं हैं और लास्ट में हमने सिद्ध कर दिया कि p भी 3 से कट रहा है और q भी 3 से कट रहा है। और सहअभाज्य का मतलब होता है कि p और q किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा, इसीलिए ये क्या है, सहअभाज्य संख्या है। लेकिन हमने ये प्रूव कर दिया कि p भी 3 से कट रहा है और q भी 3 से कट रहा है। इसका मतलब हमने क्या इसको साबित कर दिया, गलत साबित कर दिया। मतलब p और q यहाँ पर क्या है, सहअभाज्य संख्याएं नहीं है, क्योंकि इनका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, तो 3 है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, हिंदी में 2 लाइन लिखना है। ठीक है, मैं बोल रहा हूं, इसको लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे आप लिखेंगे कि p तथा q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। ठीक है, p तथा q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, अतः p तथा q सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। अतः करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अतः करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना ही लिखना है। अब हमने इसलिए यहाँ पर परिमेय संख्या माना था क्योंकि लास्ट में हमें गलत साबित करना था, और लास्ट में हमने इसको गलत साबित कर दिया। हमने माना था p और q सहअभाज्य संख्या है और हमने लास्ट में सिद्ध कर दिया कि इनका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 भी है। और जब 3 हो गया तो कहां से सहअभाज्य संख्या होगा, सहअभाज्य का मतलब होता है कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, लेकिन हमने 3 को साबित कर दिया, अतः यह सहअभाज्य संख्या नहीं है। अतः करड़ी में 3 भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको पेपर में लिखना है। इतना लिख देंगे तो आपको 4 नंबर मिल जाएगा। और बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, लगभग हर साल किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चन आता रहता है, तो इस प्रश्न को जरूर तैयार कर लीजिएगा। 7वां क्वेश्चन है जो कि लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का, और इसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं पढ़ना है। क्या है इसमें कि सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन भी आता है, जोड़ने के लिए आता है, घटाने के लिए आता है। जैसे देगा 5 प्लस करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, 5 माइनस करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, 5 करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इन सब क्वेश्चन को कैसे लगाओगे, ये जो क्वेश्चंस होते हैं यह इस प्रश्न से थोड़ा सा आसान होता है। ठीक है, तो 2-3 लाइन तो पहले वही लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 7 दिया कि 5 माइनस करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या, तो सबसे पहले लिखना है माना 5 माइनस करड़ी में 3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। अब इसको लास्ट में हम गलत साबित कर देंगे, एक परिमेय संख्या है। और जब कोई संख्या परिमेय संख्या होता है यानी वो किसके बराबर होता है, p बटे q के बराबर होता है। तो 5 माइनस करड़ी में 3 किसके बराबर होगा, p बटे q के, जहां p तथा q क्या है,
पूर्णांक है, जहां p तथा q पूर्णांक हैं और q जो होगा वह 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि q अगर 0 के बराबर हो गया तो वो परिमेय संख्या नहीं कहलाता है। तो 5 माइनस करड़ी में 3 बराबर हो गया p बटे q। अब आपको क्या करना है, करड़ी को एक तरफ करना है और जो बिना करड़ी वाले संख्या उनको एक तरफ करना है। तो करड़ी को 3 को हम उधर कर देते हैं, p बटे q इधर आ जाएगा। तो 5 माइनस p बटे q बराबर हो गया करड़ी में 3, यही होगा। अब 5 माइनस p बटे q क्या, एक परिमेय संख्या है, तो लिखेंगे यहां से कि 5 माइनस p बटे q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि p बटे q पूर्णांक है और 5 भी पूर्णांक है, तो पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। अतः क्या लिखेंगे, अतः करड़ी में 3 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। करड़ी में 3 भी एक परिमेय संख्या है, अतः करड़ी में 3 भी एक परिमेय संख्या है। अब जब ये परिमेय संख्या तो इसके बराबर है, तो ये भी परिमेय संख्या होगा। लेकिन इस तथ्य से विरोधाभास प्राप्त होता है कि करड़ी में 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसके नीचे आपको ये लिखना है, अतः करड़ी में 3 भी एक परिमेय संख्या है। फिर इसके नीचे लिखेंगे कि इस तथ्य से विरोधाभास प्राप्त होता है कि करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। विरोधाभास का मतलब कि हमने पीछे यही सिद्ध किया था कि करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या थोड़ी है। इसका मतलब हमने जो माना था वह गलत है। तो लिखेंगे इस तथ्य से विरोधाभास प्राप्त होता है कि करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, अतः 5 माइनस करड़ी में 3 भी एक अपरिमेय संख्या होगा। क्योंकि किसी भी अपरिमेय संख्या में अगर परिमेय संख्या को जोड़ा या घटाया या गुणा किया जाता है तो वो अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। ऐसे अगर यहाँ पे प्लस करके आएगा तब भी वही तरीका लगाओगे, गुणा करके आएगा तब भी वही तरीका लगाओगे। ठीक है, तो ये 7वां क्वेश्चन था। तो केवल आपको यही 7 प्रश्न अच्छे से तैयार करना है इस चैप्टर से, और इसके अलावा आपके पेपर में कुछ भी नहीं आएगा। तो अगर आपको किसी भी प्रश्न में दिक्कत हुई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।